आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार, सारी लड़ाई जो होती है वो थी डिस्क्रिमिनेशन की। हम जब से ब्रिटिशर्स आए थे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, देन इन ऑल द रिवोल्ट्स, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, एट द एंड वी वांट द गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड बाय इंडिया फॉर द इंडिया एंड टू बी गवर्न बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, हम अपने आप ही गवर्न होंगे अपने ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से। कि ब्रिटिशर्स से ज्यादा इंडियंस को पता है इंडियंस की नीड क्या है। एट द एंड इंडियंस को तो पता होगा इंडियंस की नीड क्या है, राइट? तो ये कहानी है। तो एक बार बीच में क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे इसके बारे में, कि एक बार क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ना हमेशा हमें मतलब कि हमें रूल करने का तरीका कैसे करते थे, हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके। लाइक वो बोलते थे कि इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ सेल्फ रूल, दे आर ऑलवेज इम्पीड बाय सम आउटसाइडर। पहले भी इंडिया पे काफी अटैक हुआ, बाहर से टर्क्स आए, मंगोल आए, सब अटैक किया इंडिया पे। इंडिया में तो कभी सेल्फ रूल था ही नहीं। ऐसा उन्होंने दर्शाया इंडिया की इमेज को कि इंडिया तो हमेशा रूल्ड होगा, हमेशा बाहर के लोगों से। हम आए हैं तो हम तुमको सुधारने आए हैं। वी आर सिविलाइज्ड पीपल, यू आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। तो उस टाइम एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये 1928 की बात है, लॉर्ड ब्रेकनहेड। ओके, लॉर्ड ब्रेकनहेड ने बोला क्या तुम लोग क्या 1928, ठीक है, ये मतलब मस्त वाला फेस चल रहा है, कांग्रेस मस्त वाला। कांग्रेस 1885 में बन गई, राइट? तो मस्त वाला फेस चल रहा था। तो लॉर्ड ब्रेकनहेड ने बोला क्या तुम ये चिल्लाते रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हिमालय तो तुम सारे के सारे तुम सारे अलग अलग हो। 1928 बंगाल विभाजन हो चुका 1905 में, ठीक है। बोला तुम इतने अलग अलग सारी आइडियोलॉजी की हो, तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ पाओगे? कभी भी? मुझे तो नहीं लगता। तो इट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज टू अवर नेशनल लीडर्स that to make a constitution based on the consensus of all the political parties of that time। ऐसा मामला आया। तो our national leaders took the challenge very gracefully। बोला यस हम बना के दिखाएंगे। एंड इट इज अराउंड 1928 जब नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट वॉज मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ही प्रेजेंटेड द नेहरू रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ कि हाँ ये हमारा ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो पहला सिस्टम ऐसा था, राइट? जब वो चैलेंज, ये भी लाइक ऑफिशियल तरीके से नहीं है, ये बस चैलेंज वाली लड़ाई चल रही है। फाइन। इन 1935 ऐसी मुस्लिम लीग जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, ऐसे करके हमें ये चाहिए, मुस्लिम्स को ये चाहिए। तो ऑल द पार्टीज हैव कॉमन कंसेंसस काइंड ऑफ दैट थिंग। फिर बाद में ये लोग एग्री भी हुए थे बाद में कि हमें ठीक है चलो ऐसे करके। ओके, तो 1935 में देयर वाज अ पर्सन एम एन रॉय। ओके, एम एन रॉय, ही डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगेन जब ऑफिशियली डिमांड हुई 1935 में, कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन अगेन कि वी वांट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड बाय आवरसेल्व्स। ओके, अब बात हुई, जब ऐसी डिमांड होने लगी, भिड़ंत हुई फिर किसमें? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, कि भाई मुस्लिम तो हमें तो भैया हम तो हमारा अलग है, हमारे तो मजहब ही अलग है, हम अपना अलग बनाएंगे। मुस्लिम्स की नीड्स अलग हैं, हिंदुओं की नीड्स अलग है, तो कैसे हो सकता है? कांग्रेस बोली हम हिंदू बॉडी थोड़ी, हम तो लाइक हम वी आर कांग्रेस मेड अप ऑफ ऑल पीपल। बट भिड़ंत हुई। अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर कौन पूछा था कल? 1940, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो थे उस टाइम में 1940 पे। आपके क्या कहते हैं, कौन? वाइसरॉय। द करेक्ट टर्मिनोलॉजी शुड बी वाइसरॉय। कब से वाइसरॉय? वाइसरॉय टर्म कब से आई? क्राउन रूल बोले तो क्राउन रूल तो 18 देखने को बोला 1853 याद हो जाएगी, धीरे धीरे सन भी 1858 सही याद कर लो। 88 सॉरी मैं यहाँ भी सही कर देता हूँ, 53 लिखा। अरे जब 1857 का वो हुई क्रांति तभी तो ये हुआ ना। अरे सॉरी आज मैं पढ़ रहा था, मुझे यही तुम्हारे ये एक्शंस याद है, कुछ भी बोलता हूँ ठीक है ऐसे आता रहता है, ठीक है। तो भाई क्रिस्प प्रपोजल आया। क्रिस्प अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट यहाँ पे आए लेके, भाई क्रिस्प मिशन जिसे कहते हैं, नाम सुना होगा हल्का अपनी क्लासेस में, क्रिस्प मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन। वो आया बट फाइनली फेल हो गया। क्यों? वो ये नहीं बना पाया कि भाई
उसने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगी, उसने बोला एक ही बनेगी भाई और कंबाइंड बनेगी। ठीक है, मुस्लिम लीग बोली हमें एक्सेप्टेड नहीं है, बोला ठीक है, तो फेल हो गया। क्रिप्स के बाद आया आपका कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया? ये सक्सेसफुल हुआ, ऑल्दो इसने भी एक्सेप्ट नहीं करा कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं पाकिस्तान को मोर और लेस ऐसी डिमांड्स दी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया इसको। ठीक है, वो भी बोले चलो दो नहीं, लेकिन तुम्हारे पास सीट ऐसे तुमको ये रिजर्वेशन फलाने डिग्री ऐसे करके बना लिए। ओके, तो उसके हिसाब से उसने बोला कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आता है बहुत बार कि कैबिनेट मिशन में कितने बंदे थे, तो जो कैबिनेट मिशन जो आई थी उसमें 3 बंदे थे। LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड AV अलेक्जेंडर। ठीक है, दे केम एंड फाइनली वी वर एबल टू फॉर्म द लाइक बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो जो बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। समझ आ रही है कैसे भाई? उसमें 389 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 389 मेंबर्स, जिसमें से 296 होंगे जो ब्रिटिश इंडिया के बंदे होंगे, और जो 93 बंदे होंगे वो प्रिंसली स्टेट्स के होंगे। ठीक है, कि उस टाइम पे 2 टाइप के फेडरेशन थे हमारे पास, प्रिंसली स्टेट्स, वो जो कि प्रिंसली स्टेट ही रूल करते थे लेकिन अंडर पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, लाइक जैसे अपना यूपी अंडर इंडिया। ठीक है, वो तो और भी ज्यादा डोमिनेंट होगा। ठीक है, और आपके जो ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली रूल करती थी। प्रिंसली स्टेट्स मतलब स्टेट्स हैं, जैसे 93 जैसे ये इंडिया, समझ आ रही है? तो ये एक जैसे 93 सीट्स हैं, वो 93 देयर सीट्स, दीज आर सीट्स। तो हर एक स्टेट में मतलब जो टोटल मिला के प्रिंसली स्टेट की सीट्स थी वो कितनी बना दी इन्होंने? 93। बोला कि 93 सीट्स दिए तुम्हें, अब डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। बताएंगे कैसे डिवाइड हुई बाद में। जो राजा चला रहे हैं जो, ठीक है, जो राजा चला रहे हैं लेकिन अंडर पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, कुछ प्रिंसली स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, कुछ में नहीं थी। ओके, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। और जो ये आपके ब्रिटिश इंडिया है, जो एट द एंड ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स हैं, इनमें डायरेक्टली आपके गवर्नर रूल कर रहे हैं उनके प्रॉपर। जैसे पंजाब हो गया, गवर्नर वाला बंदा याद है, डायर, जनरल डायर नहीं, जनरल डायर तो है ही, एक और डायर था जो गवर्नर डायर था। ठीक है, माइकल ओ डायर। तो ये चीज है, सुन लो। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीट्स इन ब्रिटिश इंडिया। जो 292 थे वो गवर्नर प्रोविंस से आएंगी, और जो आपके 4 है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि ये डायरेक्टली रूल अंडर, यहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, छोटे छोटे प्रोविंस होंगे कुछ, तो चीफ कमिश्नर, जैसे अपनी यूटी टाइप समझ लो। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली। और ये 93 किसकी सीट्स है? प्रिंसली स्टेट्स की। तो ऐसा ये क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान। तो लिखना शुरू करो, थोड़ा सा लिखो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया was formed, इसमें नहीं लिखा, the constituent assembly of India was formed as per the cabinet mission plan. ब्रैकेट में लिखो 3 मेंबर था ये, 3 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर मिशन। नाम क्या है इनके? सर पैट्रिक लॉरेंस। कब आया था? 1946 में आया था ये, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, ये जो बंदे हैं ये 3 हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस या सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, LCC फॉर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A फॉर अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ओए, अगर दिक्कत नहीं है तो नई बुक ले लो, पॉलिटी में ना काफ़ी चीज़ अपडेट होती हैं, काफ़ी चीज़ अपडेट होती हैं। ठीक है, नई बुक उठाओ।
ये क्या था? और S? पहला क्या लॉरेंस? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये पहला क्या है? लॉरेंस, नहीं लॉरेंस से भाई पैथेटिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, PATHIC, पैथेटिक लॉरेंस। क्यों? अबे याद करने देगा 3, क्योंकि ऊपर नीचे ना कभी मेंबर्स पूछते हैं, तो LC है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बात एक ही है, ठीक है। तो लिखो द फीचर्स लिखो इसके। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी 3D9। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी 3D9। 296 seats were allotted to British India. 296 were allotted to British India. ठीक है। अब सीट्स कैसे बनाई? अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। बोला 10 लाख लोगों पे एक सीट होगी, तो एक सीट के लिए कितने लोग रहेंगे? नीचे 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन भी बोला गया इसको, 1 मिलियन, एक 10 लाख होते हैं उसमें, राइट। तो राइट डाउन कि सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, each province and princely states were allotted seats in proportion to their respective population, roughly 1 seat is allotted to 10 lakh population। आता है क्वेश्चन बहुत बार, ओके। जो सीट्स बनाई गई, 3D9 सीट्स बनाई गई, ये 3 कम्युनिटी में बांटी गई। मैंने बताया ना यहाँ पे मुस्लिम लीग भी एग्री कर गई थी। तो पहली कम्युनिटी क्या थी? सिखों के लिए अलग मामला, मुस्लिम्स के लिए अलग मामला, और तीसरी थी जनरल। इसमें जो वो लोग थे जो मुस्लिम और सिख नहीं थे, हिंदू। अबे ओए, नहीं वैसे ना, ठीक है। तो लिखो seats were divided among the 3 principal communities। ये जो असेंबली थी रे, ध्यान से सुनना, मेंबर्स इलेक्ट कैसे हुए? क्या सब लोग वोट डालने गए थे? नो। कहते हैं दिस असेंबली वाज, जो बनी, इट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। पार्शियली इलेक्टेड मतलब कि जो ये वाले बंदे हैं, ये वाले जो बंदे हैं, सेंटर असेंबली है ना एट द एंड, ये जो बंदे हैं ये इलेक्ट होके आएंगे किससे? जो प्रोविंस की असेंबली है, समझ आ रहे हो? जो प्रोविंस हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनके असेंबली से वो लोग कोई बंदे चुनेंगे और ऊपर भेजेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? सारी जनता वोट नहीं करेगी, वोट कौन करेगा? ये वाले बंदे। और ये खुद इलेक्ट होके नहीं आए, ये खुद इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। यहां से राइट 50 मीटर लेफ्ट, ओके, समझ आ रही है? तो वो खुद इलेक्ट होके नहीं आए, वो खुद नॉमिनेटेड ऐसे करके होके आए हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि यहाँ पे सबको वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट पता है किसी को नॉर्मल यहाँ पे इस टाइम में? वोटिंग राइट सिर्फ उनको था जिनके पास टैक्स देने की पावर है, प्रॉपर्टी, एजुकेशन है। तो इन लोगों को बस टैक्स देने की पावर, वो थी वोटिंग राइट्स। अभी तो कोई भी हो, चाहे पढ़ा लिखा, चाहे कुछ भी, सबको जो 18 साल का हुआ वोटिंग राइट्स है ना। कितनी बड़ी पावर है यार, बहुत बड़ी पावर है। आप सरकार सेलेक्ट करने जाते हो, आपको तो मजा लगता है कि एक वोट क्या, ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर। आप सरकार बनाने में आपका हाथ है। तो उस टाइम सबको नहीं मिलती थी, इनको सिलेक्ट किया कुछ ऐसे लोगों ने जिनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स हैं, इन्होंने इनडायरेक्टली उनको सिलेक्ट किया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे। अरे समझ में? तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली लोगों ने नहीं सिलेक्ट किया इनको, इसको पूरे को। इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो ये लोग थे, ये वाले ये लोग बने। समझ आ रही है कहानी? और ये नॉमिनेटेड थे सारे, इनको राजा लोग नॉमिनेट करेंगे अपने अपने एरिया से, ओके। प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स हैं वो दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स, एंड दिस वन इज पार्शियली इलेक्टेड, लाइक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये कहानी थी। और इसमें भी कैसे, जैसे मुस्लिम बंदे हैं तो मुस्लिम को जो मुस्लिम लोग होंगे वही इलेक्ट करेंगे, सिख है तो सिख ही करेंगे, ऐसे करके। समझ आ रही है? तो लिख लो इसको भैया। दूसरी स्टेट में राजा ही होंगे ना, बस राजा होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं उसको, प्रोविंशियल असेंबली भी होगी, कुछ कुछ में, सब में नहीं। किसी में सिर्फ प्रिंसेस राजा थे, किसी में सिर्फ आपके दोनों चीज थी। जो छोटे थे
जिनको ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है थी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वहाँ पे राजा रजवाड़े थे, ठीक है। और जहाँ पे क्या कहते हैं ज़रूरत थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी गई, लेकिन राजाओं का वहाँ पे दबदबा था प्रॉपर कि राजा ही रूल करेंगे। समझा रही है? तो लिखो इसको कि द members of constituent assembly are partially elected, indirectly elected, indirectly थे ना सारे elected भी जो थे, partially elected and partially nominated, okay। तो ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये था बनना। कमाल की बात है यार, देखो ध्यान से, 3 कम्युनिटी में डिवाइड करा था, याद है, जनरल, सिख एंड मुस्लिम। अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इलेक्टेड होके आई, 389 मेंबर्स जब आए, तो वो फुल्ली मतलब एकदम इट वाज हैविंग द मेंबर्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, जैन, मुस्लिम, सिख, औरतें, सब लोग, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उस टाइम के नेशनल लीडर्स 1946 में आजाद होने वाले। आपकी इंडिया की जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लोग, most of the people who are national personality at that time were part of constituent assembly except 2 people जो फेमस थे लेकिन नहीं बने, एक तो महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना। लिख लो कि मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी was not the part of constituent assembly। तो जिंदा क्यों नहीं थे? ऐसा हो जाता तो अच्छी बात नहीं हो जाती, वो मतलब वो पाकिस्तान बनता नहीं। वो वॉच कर रहे थे, मुस्लिम लीग के बंदे थे लेकिन जिन्ना नहीं थे। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग का बंदा है बट जिन्ना साहब नहीं थे, ओके। अब वर्किंग कैसे हुई भाई, देखो, पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बैठी? जब सिलेक्ट होके आई, इलेक्शन होके आए, नॉमिनेट होके आए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, रे ध्यान से सुनना, उसमें प्रिंसिपल स्टेट्स नहीं बैठा था, प्रिंसिपल स्टेट्स ने बॉयकॉट कर दी थी, राइट। प्रिंसिपल स्टेट्स ने अपने बंदे नहीं भेजे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बोला कि क्या जरूरत है, हम खुद रूल कर रहे हैं, हम ही मतलब मस्त है एकदम, कह रहे। तो लिखो भाई, पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बैठी थे सुधीर? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी। और जब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो बोला कि भाई किसको हेड बनाया जाए, किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा, किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कैसे? ये इंटरिम गवर्नमेंट है ये वाली? नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, मतलब इंडिया एसएसएस। यहाँ पे जो बंदे थे उन्होंने पोजीशन भी ली है, इंटरिम मतलब जो आज़ादी से पहले वाली, तो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ही बनाई थी बाद में, नो डाउट इन दैट। बट ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली लाइक ए स्पीकर। जो स्पीकर है यहाँ पे, जो आप देखते हो लोकसभा राज्यसभा में जो डिबेट चलते हैं, वो आपस में नहीं बोलते, वो स्पीकर को बोलते हैं, है ना। महोदय मैंने हमने ये किया, फलाना किया, हमारे ये फलाने, वो जो क्वेश्चन बोले वो भी उससे बोलेगा, तो ऐसे करेक्शन होता है, वरना आपस में भिड़ जाएंगे, है ना। स्पीकर ही लेते हैं का? नो, हाउस लेता है, हाउस वोटिंग से, वोटिंग होती है ना भाई। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया प्रेसिडेंट। क्यों? फेमस है वो, सबसे बड़े थे, उम्र में सबसे बड़े थे। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है उम्र में सबसे बड़े लोगों को बनाता है? फ्रेंच प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस थी है? फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस सच्चिदानंद सिन्हा बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। ये सब दिल्ली में हो रहा था? यस, दिल्ली में हो रहा था। दिल्ली में नारायण बोले न्यू दिल्ली के आसपास हो रहा होगा। लोकसभा में हो रहा था कि ऐसी पहले कोई दूसरी बैठक? अलग से कहीं बैठे हुए थे, ठीक है, दिल्ली में हो रहा था। नॉट एग्जैक्ट लोकेशन बट कैन यू कंसिडर न्यू दिल्ली, ओके। तो लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज इट्स फर्स्ट मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज इट्स फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी रे? 9 दिसंबर 1946।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली, elected as a temporary president, elected as the temporary president. ठीक है, मतलब ये काउंसिल के एक मेंबर में से ही चुने गए। बहुत सारे बंदे आए, बोला किसको बनाया जाए, सारे बोले मैं बनूंगा, बोला नहीं जो सबसे बड़ा है, ठीक है, फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस। बाद में फिर इलेक्शन हुआ, बाद में अगले दिन मतलब एक दिन छोड़ के इलेक्शन हुआ, नेक्स्ट डे लाइक 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर के आसपास उन्होंने फिर फाइनली किसको इलेक्ट किया, एक परमानेंट मेंबर को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन हुआ, उन इलेक्शन वो जीत गए, ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मतलब फर्स्ट लाइक मतलब ही बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। लिखो लेटर ऐसा डॉक्टर नई क्लास में गए हैं सब लोग। हाँ लेटर, अरे बहुत मजा आता है यार, व्हेन यू बिकम द एमपी और एमएलए यू विल एंजॉय अप टू 5 years, ठीक है। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है रे। 11 तारीख को 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स वर HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी, यानी असेंबली का प्रेसिडेंट एक था और वाइस प्रेसिडेंट कितने थे, 2 बंदे थे। बताओ दूसरे कौन थे, पहले वाले बताओ। HC मुखर्जी, बंगाली बाबू। 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू जी आए सबके सामने और उन्होंने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। उसमें उन्होंने सब बोला, क्या बोला, वो रेजोल्यूशन ऐसा था जिसमें उन्होंने बताए थे हम क्या बनाने वाले हैं, हम यहां पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं जिसमें ये सब होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby solemnly resolve to constitute India into democratic, sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice of social, economic and political, liberty of thought, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, ये नहीं लिख रहा। and to promote among them all fraternity and unity and integrity among our nation। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला, ठीक है। बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाएगा क्या, प्रेम्बल, जो आपका आज प्रेम्बल होता है, प्रेम्बल्स पढ़ा हो, देखो बुक के सामने भी होता है नॉर्मली, द प्रेम्बल ऑफ द प्रेम्बल इज बेसिकली बात करेंगे उसका, बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रेम्बल है 1 पेज का और क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो प्रेम्बल जो बाद में चुना गया, बाद में बनाया गया, वो किससे इंस्पायर था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता था पंडित नेहरू। तो लिख लो कि डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लिखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज लिख दिया वही था, proposed by Pandit Nehru, which contains the fundamental and philosophy of the constitution। फंडामेंटल्स थे उसमें कि क्या होने वाला है भाई, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, फंडामेंटल्स एंड फिलोसफीज ऑफ द। वो नेहरू जी प्रेसिडेंट थे इसीलिए उन्हें मौका मिला। नहीं प्रेसिडेंट इज नहीं कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इसलिए उन्हें मौका मिला बनने का। भैया क्या था, नेहरू जी बड़े फेमस थे उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ये नहीं थे, नेहरू जी नहीं थे, प्रेसिडेंट नो, JB कृपलानी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज JB कृपलानी, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ तो कॉन्स्टिट्यूशन, अरे बहुत इन्फ्लुएंसिव इंसान थे यार, नाम था उनका, बुक में उधर जिन्ना इधर मिस्टर नेहरू, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई,
सवाल आता है कि कैसे कौन कौन सी कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, राइट? तो लिखो देर आर 8 मेजर कमिटीज, देर आर 8 मेजर कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बहुत बार आती हैं, ठीक है, कि ऑब्वियस है हर एक कमेटी बनाएगी, इसमें अलग अलग कमेटी को अलग अलग काम दिया गया, ठीक है रे? तो लिखो पहले नंबर 1, मेजर कमेटी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, बूम यूनियन पावर्स कमेटी, क्या भाई? ओ अच्छा, वो पार्टी के लिए ले गया था या तुमने मंगाया? मेरे पास ही था, मेरा भी नहीं था, अभिषेक का। रूममेट क्या है? तेरे आलेगा उस अभिषेक का। भूल गए? अरे 3-4 अभिषेक आते हैं। ठीक है, स्पीकर। सो देर आर 8 मेजर कमेटीज। अभी लिखो रहे, नई से लिखवा रहा हूं। नहीं मैं देख रहा हूँ कितनी जगह 8 मेजर कमेटीज। पहली लिखो यूनियन पावर कमेटी, हेड इज यूनियन पावर्स कमेटी, हेड इज जवाहरलाल नेहरू। 8 मेजर कमिटीज। पहली यूनियन पावर कमेटी, हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हेड कौन है? इनके भी जवाहरलाल नेहरू हैं। सेकंड क्या था? यूनियन वाले उनके जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हमेशा सही नहीं है। लिखो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल क्या बोल दिया भैया? एक बार फिर से बताओ। पहली तो पावर कमेटी होगी, दूसरी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? ये तुम अपडेट कर दिए। जो ड्राफ्ट किया था। गाड़ी का भैया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके कौन थे? पटेल साहब। ये सरदार है क्या? सरदार टाइटल दिया था इनको, सरदार मतलब हेड, लीडर। इनका नाम ही सरदार है। नाम इनका था वल्लभ भाई पटेल। ये आंदोलन करने गए, वहां पे महिलाएं थी, बारडोली सत्याग्रह, वहां की महिलाओं ने बोला क्या सरदार है। और सरदार मतलब मेल सरदार मतलब लीडर, ठीक है? वो ये कहानी, सरदार मतलब असरदार, ठीक है? सरदार मतलब लीडर भी तो तो वही तो बोल रहा हूँ, सरदार उधम, वो तो सरदार ही था, ठीक है? तो ये कहानी है। ड्राफ्टिंग कमेटी, भैया अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स कॉमा माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये अलग है भैया? हाँ, सारे एक साथ हैं। क्या बोला मैंने? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स कॉमा माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। कौन है? सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स कौन बताएगा? प्रेसिडेंट साहब बताएंगे। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन है? डॉक्टर अजीब साहब। स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी दैट इज कमिटिंग फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। स्टेट्स कमेटी, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, हाँ सर लिखो सर, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भी लगाएंगे। स्टेट्स कमेटी दैट इज कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, लिख लो इसको। दैट इज कमेटी फॉर, दैट इज कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। उनने किया था ना पर नेगोशिएट तो। बट हेड ये थे, कमेटी के मेंबर होंगे वो। स्टीयरिंग कमेटी,
ये रूल से रिलेटेड ही होती है, स्टीयरिंग कि किस तरफ ले जाना है, स्टीयरिंग नो स्टीयरिंग, अरे प्रेसिडेंट संभालता है। ठीक है बिल्कुल। तो स्टीयरिंग कमेटी इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भाई, मैनी टाइम्स। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अगर बोला जाए इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने पूरा ड्राफ्ट बनाया था, पूरा पूरा तैयार करा था भाई, जिस पर डिस्कशन होगा लिख लो ड्राफ्टिंग कमेटी, हेडिंग डालो ड्राफ्टिंग कमेटी। गोंडा दे घोड़ा दे प्लान कौन वो सब कमेटीज थी, कमेटीज थी उसमें 15 जो ऊपर लिखवाई ना 3-4, लिखवा दे। इसमें जो लिखवाई हैं सरदार पटेल वाली, माइनॉरिटी वगैरह ये सब, इसमें आपकी पूछूंगा अगल लक्ष्मण पड़ गया नहीं पड़ेगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इज द मेन कमेटी भाई, ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो ड्राफ्ट तैयार करा था वो इन्हीं लोगों ने तैयार करा था, ठीक है भाई। एक सीरीज है, देखना तुम्हें पता लगेगा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्यारे तरीके से बता रखा है उसमें संविधान। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है भाई ये थी, अल्टीमेटली इसने ड्राफ्ट तैयार करा था, ओके। ये जब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जब बनाई गई, इसकी हिस्टोरिक डेट है, इसको याद रखने का है। कब बनी थी? जिस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे आता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन। कब आता है? 29 अगस्त 1947, ठीक है, लिख लो। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है भाई। इसमें कितने मेंबर थे अनुराग? इसमें 6। कौन कौन से? भैया 2 ऐसे, एक 2 केस है। कैसे याद करेंगे? ये सातों नाम याद होने चाहिए, ठीक है रे। ये देखो ट्रिपल एम 1 2 3 सारे ए से ना, ट्रिपल ए, ट्रिपल एम है ना, और कृष्णाचार्य, इसका कोई वो नहीं है। ट्रिपल ए ट्रिपल एम के, ठीक है। ट्रिपल ए से भीमराव अम्बेडकर, अय्यर नगर अय्यर, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अय्यर नगर, एन अय्यर कौन है? अलादी कृष्ण स्वामी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। आपका के एम मुंशी, एन मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है भाई, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन एन माधवा राव, और टी टी कृष्णाचार्य अलग है। वीटी कौन था? एक तो टीटी है, वीटी कौन था? वीटी कृष्णाचार्य, 2 वाइस प्रेसिडेंट। यस, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लिखवाया ना वीटी। वह बंदरो 1 मिनट भूल जाते हो, ठीक है। इधर देखो, पहले ये लोग नहीं थे, बीएल मित्तर बीमार पड़ गए थे, इनको रिप्लेस करा इसने, माधवा राव ने। डीपी कैथन मर ही गए थे, बूढ़े लोग ही तो आते हैं यार, बूढ़े लोग तो इलेक्ट होके आते हैं, खत्म हो गए। हमने जिस तरह से बोला ना, ठीक है, तो टीटी कृष्णाचार्य आए उनकी जगह, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये थे अल्टीमेटली आपके ड्राफ्टिंग मेंबर्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में लाइक बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी हेल्प से बनाया, ड्राफ्ट करवाया, एंड फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक बनाई उन्होंने, उस पर डिस्कशन हुआ, लोगों ने अमेंडमेंट्स दिए, अमेंडमेंट्स किए, डिस्कशन हुई, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब हुआ। पर मैं एक बात बताता हूं, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम टाइम जाए डिबेट में, तो क्या करा ये लोग आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट, कहते ना लाइक लंच टाइम हो गया मैं काम नहीं करूंगा अब, मेरा तो काम खत्म। इनका ऐसा नहीं था। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये लोग आपस में बैठ के बात भी करते थे कि भाई कल ऐसे डिस्कस करेंगे, तो अभी बता दो, कल को ज्यादा शोर शराबा ना हो। घर में भी डिस्कस करते थे। पूरा विश्व देख रहा था कि भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, पूरा विश्व, सबकी नजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे थी, सबकी। सबने कमेंट भी किया बाद में जब बना, किसने अच्छा बोला, किसने गंदा बोला,
लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडिया के हिसाब से एक एक चीज ध्यान में रखते हुए बनाई है, एक चीज। बहुत बड़ी बात है यार। आज के टाइम में 1 मिनट आगे पीछे हो जाए, लोग लंच टाइम का नाम लेके बोलते हैं हम नहीं करेंगे, अब तो अब बाद में आना, अब 1 घंटे के बाद आना। ऐसा नहीं था उस टाइम। इन लंच टाइम, इन होम टाइम, इन फ्री टाइम दे वर डिस्कसिंग। जिस पॉइंट पे बहस होती थी, जैसे वही इस पे एक बोला कि भाई टाइटल्स होने चाहिए, एक बोला नहीं होने चाहिए, जैसे महाराजा टाइटल्स, राजकुमारी अमृत कौर। एक बोला ये तो पहले से आ रहे हैं, एक बोलते क्या यार ऐसा तो इक्वलिटी होगी नहीं, कुछ लगाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे, नंबरदार लगा रहे हैं, महाराजा लगा रहे हैं, कह रहे ठीक है, अब नहीं लगता भैया, ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूंट बन गया। वही तो सीन क्या हुआ, इस पे डिस्कशन हुआ। तो ये आपका बोलते ठीक है चलो इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बाद में करते हैं। तो उसमें फिर वो बाद में अलग से करते थे पीछे, लाइक बैक द स्टेज। ओके, आगे बस आगे वोटिंग करवाते थे भाई, फायदा होता था इससे, टाइम बचता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, राइट। तो ये कहानी थी। फाइनली on 26th day of November 1949 our constitution was adopted, enacted, ओके, एंड हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि अब हम इसके हिसाब से चलेंगे, सारे के सारे, सबके पास राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, सब इसी में। सिटीजनशिप कैसा है, ये सब कुछ लिखा है उसमें, एवरीथिंग इज देयर। यूनियन की पावर्स क्या है, स्टेट की पावर क्या है, क्या क्या आपके फंडामेंटल राइट है, डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा, लाइक कास्ट वगैरह पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सोशल लाइफ में इक्वलिटी मिलेगी, पॉलिटिकल लाइफ में इक्वलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक लाइफ में इक्वलिटी मिलेगी, राइट। तो ऐसे अब सबको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सबके साथ जस्टिस, सबको लिबर्टी दी जाएगी। एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें डेमोक्रेसी होगी, कोई राजा नहीं, कोई हेरिडेटरी चीफ नहीं, सब जनता है। एट द एंड पावर किसके पास दी गई, जनता के पास। जनता इज अथॉरिटी, जिसके पास पावर है सरकार बनाने की। तो लोगों को फील कराया है दैट यू आर सो मच इंपॉर्टेंट। एक पेन के स्ट्रोक में, पता है अमेरिका में भी ये वाला लॉ आने में बहुत टाइम लगा था कि वुमेन को दें लॉ या ना दें, वोटिंग राइट का। विद टाइम आया। कितनी भी बड़ी जो अपने आप को क्लेम करती है वी आर वेस्टर्न वर्ल्ड एंड वी आर मोर एडवांस, किसने ही वोटिंग राइट लड़कियों को एक साथ नहीं दिए थे। हमारे यहाँ पे लड़का लड़की अनपढ़ कोई एजुकेशन क्राइटेरिया ही नहीं है, सबको दिए गए। हैदर अली फेमस राजा, हैदराबाद, ओके। तो सीन क्या हुआ, अनपढ़ था फिर भी राजा तगड़ा था, ठीक है, राजा तगड़ा था। तो उनको इंडिया को पता था कि भाई कि चाहे अनपढ़ हो चाहे कुछ भी हो, एट द एंड समझ भी कोई चीज होती है। एंड फाइनली दे वर गिवन द राइट्स, देवर मतलब कि सारे के सारे लोग जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जो भी पहले तुम्हें पता था वोटिंग एज क्या थी, 21 साल। जब 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 21 साल रखी गई थी, जो भी 21 साल का होगा चाहे लड़का या लड़की वो वोट देगा। इन 1989 विद 61st अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज कम कर दी 2 साल, 3 साल कम कर दी, 18 साल कर दी। तो ये काम हुआ, ठीक है, एक ही बार में दे डाली। बताओ कौन सा अमेंडमेंट में कर दिया पहले में? 61st। 60%। अबे 1989 में पहला कहाँ आएगा, आपने 90% नहीं मिला। ठीक है। तो लिख लो इसको, लिखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted and enacted on 26 November 1949. 26 November 1949. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्या क्या था, देखो एक चीज होती है, देखो इसको ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है शेड्यूल। क्या शेड्यूल के अंदर होता है पार्ट्स, क्या होते हैं, और उसके अंदर होते हैं आर्टिकल्स।
आर्टिकल 1 सुनना है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 15 वगैरह ये सब। तो ऐसे ऐसे क्लब करके बनाते हैं इनको। शेड्यूल, शेड्यूल में अलग अलग ऐसे क्रोनोलॉजी, समझ आ रही है? शेड्यूल, देन फाइनली बहुत सारे पार्ट्स, पार्ट्स में बहुत सारे आर्टिकल, समझ आ रही है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना कितने शेड्यूल थे लिखो। एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रेम्बल, प्रेम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन के पास। प्रेम्बल, एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रेम्बल, कॉमा कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स भाई साहब, एंड 8 शेड्यूल्स, एंड 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे, और 22 पार्ट्स थे। पार्ट्स कितने थे? 22 पार्ट्स और देयर। 22 जो प्रेम्बल था, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? ये तो पता होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। लिख लो, द टाइम टेकन बाय टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इज 2 years 11 months 18 days। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? ऑन दिस डे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स आ गए थे, जो लॉ बने थे कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान, उनको कुछ को लागू कर दिया था। लेकिन मेजर पोर्शन लाइक 99% यानी कि 99% जो पोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन, कब आया था? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं ना हम लोग। और क्या कहते हैं, वाई 26 जनवरी क्यों सेलेक्ट करी गई ये डेट है? यस, ऑन दिस डे इन द पास्ट इन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करा था, इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने, इंडिया मतलब कांग्रेस एट द एंड, कि कब करा था उसने? 26 जनवरी 1930। क्यों करा था? कि 1929 दिसंबर में एक लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने बोला था हमारी डिमांड क्या है? पूर्ण स्वराज है, और हम 26 जनवरी 1930 में पहला अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। तो उस डेट को, हिस्टोरिकनेस ऑफ दैट डेट केम इनटू बीइंग इन दैट, क्योंकि अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन कब का बन गया? 26 नवंबर को। बोला लागू कब से करें? बोला 2 महीने बाकी है, जनवरी में करेंगे, हिस्टोरिक बनाएंगे। तो लिख लो, मैंने तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन है, 26 नवंबर तक। यस 26 नवंबर तक है, जनवरी की बन गया ना, वो तो अडॉप्ट भी हो गया, ठीक है, अडॉप्ट हो गया। और कितने बंदों ने साइन किया था इस पे जब आए थे, जब ये बना था? 284, लिख लो, 284 पीपल साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। साइन करा था ना कि भाई हाँ हमने बनाया। 284 आउट ऑफ 299, आउट ऑफ 99। हाँ इधर देखो, यहाँ पे तो मैंने तो लिखवाया था, क्या लिखवाया था? 389। 299 कैसे हो गया फिर? पाकिस्तान चले गए ना। यस, बंटवारा हो गया, वो लोग नहीं आए, भाग गए। ओके, आउट ऑफ 399, आउट ऑफ 39, अबे 299 डबल थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। 299 लोगों में से 284 लोग प्रेजेंट थे, जिन्होंने साइन करे खुद अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन पे। बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है। तो लिख लो कि 26 जनवरी 1950 was a date on which constitution was the date of the commencement of the constitution, इस टाइम कमेंस हुआ था ये, ठीक है रे। अब पता लगा दो डेट में फर्क क्या है? लागू हुआ था। यस, लागू हुआ था। भारत का संविधान आने वाला है, अब पता लगेगा क्यों मनाते हैं। पहले तो बस लगा था कि बस इसी को ही हुआ था, ठीक है। अब लिखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ जैसे कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सिंबल क्या था?
एलिफेंट। देखो कैसे याद रखने का है कि बहुत टाइम लगा था यार बनने में, 64 लाख रुपए लग गए, 2 साल 11 महीने 18, इतना बड़ा। तो वही है कि भाई कौन सा एनिमल का साइन रखेंगे, एलिफेंट। तो लिख लो कि सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एलिफेंट, सील बेसिकली। पॉइंट नंबर 2 लिखो इसमें, सर BN राव RAU अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। BN राव, सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। HVR अय्यनगर, HVR अयंगर, IVENGAR, HVR अयंगर एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। HVR अयंगर वॉज अ सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सेक्रेटरी थे। हाँ रे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सुधीर। क्या भैया किस चीज के इसके? एक तो वो कृष्णाचारी थे भैया, वीवी कृष्णाचारी। वीटी। हाँ वही। लिखो, SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। HN SN सरोजिनी नगर, SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टमैन। चीफ ड्राफ्ट्समैन, बहुत सारे ड्राफ्टमैन होंगे ना, उनका चीफ से, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था लोगों ने हाथ से लिखा था, तो बड़े बड़े दिग्गज बुलाए गए थे हाथ से अच्छी राइटिंग में लिखवाने के लिए। बढ़िया बढ़िया, इन्हीं कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े कैलीग्राफर्स बुलाए गए थे। तो लिखो कौन किस बंदे ने एट द एंड लिखा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक ही नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज अ कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज अ कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस फॉर्म में लिखा है? होता है ना, वर्ड पैड देखा होगा, बहुत सारी फॉर्म आती है। इटैलिक स्टाइल में लिखा है, रोट इन इटैलिक स्टाइल। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो बुक देखना, गूगल पे देखना, ठीक है, तो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, डेकोरेट करा हुआ है अच्छे तरीके से। तो डेकोरेशन के लिए भी मस्त शांति निकेतन से लोग बुलाए गए थे। तो लिखो कि बंगाल, आर्डिनो शांति निकेतन। तो आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन केम टू ब्यूटिफाई एंड डेकोरेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन दो बुलाए गए थे? शांति निकेतन। अबे शांति निकेतन प्लेस का नाम है बे। कौन दो लोग बुलाए गए थे? नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ये डेकोरेट वाले। क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है, हु डेकोरेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो लोग हैं, नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। इसमें नहीं मिलेगा, है इसमें? कौन सी है? अच्छा नई वाली, उसमें इससे हरी वाली से पहले वाली, यस इसमें होगा भैया। राम मनोहर सिन्हा। हाँ, ब्योहर, ये 6th रिवाइज्ड है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। जो प्रेम्बल है उसको भी ब्यूटीफाई किया है किसने? लिखो, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ऑल्सो ब्यूटीफाई एंड डेकोरेटेड ओरिजिनल प्रेम्बल। और कैलीग्राफ किसने किया? एक ही बंदा है कैलीग्राफ तो। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ऑल्सो ब्यूटीफाई प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोलना अंदाज बोस को, चल तू जा, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज थी, जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन वो इंग्लिश में बना था, ठीक है। लेटर भाई बोला कि भाई हिंदी में भी बनाओ, हिंदी वर्जन भी चाहिए, तो लिख लो, हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कैलीग्राफ्ड बाय वसंत कृष्णन वैद्या। हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कैलीग्राफ्ड बाय वसंत कृष्णन वैद्या।
एंड डेकोरेटेड बाय वसंत कृष्णन वैद्य एंड डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। या नंदलाल बोला अच्छा पैसे मुझे भी चाहिए ठीक है, तो नंदलाल बोस ने इसको डेकोरेट कर दिया। ठीक है रे, एक क्वेश्चन लिखो फटाक से, राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो कि लिखो अदर वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो काम था, उसका मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और दूसरे काम तुम लिख के लाओगे अदर वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपार्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो क्या लिखोगे, एक अगला क्वेश्चन लिखो, इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तुम बताना ये बात अभी, इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखना नहीं है फिर। लिखो, वॉज सोवेरेन, वाओ इज भी आया वॉज भी आया, वॉज मत लगाओ, इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवेरेन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कैसा बना है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, क्या क्या फीचर्स हैं। लिख रहा हूं, लिखते रहो फिर समझा दूंगा एक साथ। देखो यार, ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। कैसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट है हमारे पास, डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेक्युलर स्टेट है हमारा। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप है, 3 टियर गवर्नमेंट है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है, हो गया ऐसा नहीं है, सुन लो एक बार जल्दी से। हाँ, इसको लिख लो फटाक से, लिखते भी रहो, बताता भी जाता हूं। नंबर 1 देखो, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लेंथीएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएस का देखेंगे, यूएस ओनली अराउंड 7 या 5 pages। हाँ छोटा। बहुत कम आर्टिकल है उसके पास। ठीक है, क्या साइड नहीं होंगे, ठीक है, बहुत कम आर्टिकल है उसके पास। साउथ अफ्रीका के पास भी और भी कम, ऑस्ट्रेलिया के पास कम है, नॉर्मल ऐसे। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कितने थे, 395 पार्ट्स 22, शेड्यूल 8, इतने सारा मामला था हमारे पास। तो लेंथीएस्ट रिटन रिटन का मतलब क्या है, रिटन, देयर आर जनरली 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन और एक नॉन रिटन। क्या रे, कौन सा नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के पास है, यूके के पास है भैया, मतलब उनके पास रिटन फॉर्मेट में, मतलब जैसे अपना ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही हवा में चल रहे हैं। मतलब कहीं भी एज पर सेड बाय विलियम शेक्सपियर वी शुड हैव दिस। जैसे मतलब पूरा क्या है, बातों से चल रहा है, मतलब बातों से चल रहा है इतना तोड़ूंगा ना, ऐसा सोचा होगा। डिक्शनरी का वर्ड नहीं है भाई, पॉलिटिकल वर्ड है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन नॉन रिटन का लिखित से कोई संबंध नहीं है। मैं समझ गया। ठीक है, यस, हमारा प्रॉपर डिटेल्ड वे में है, शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल्स। जब भी हम कोई अमेंडमेंट करेंगे अलग से नहीं लाएंगे, हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जैसे सपोज कहानी है कि आर्टिकल 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 आर्टिकल है, बोला कुछ वही आर्टिकल लाना है जो कि कुछ आर्टिकल 3 से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे 3A ऐड कर देंगे। समझ आ रही है, सिस्टमेटिक एकदम।
ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। जब डिटेल्ड और सिस्टमेटिक वे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडिया हैज द रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम। यूके में आज नया लॉ बना, उसको भी ऐड कर दिया, कॉपी भर रखी है लंबी सी, ठीक है, कोई डिटेल नहीं है। कभी भी ऐड कर रहे हैं और कहीं पे भी ऐड कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में ऐड कर रहे हैं। हम लोग करेंगे तो सीधा उसी चैप्टर में ऐड करेंगे जो चैप्टर खुला हुआ है हमने, समझ रही है। कोई भी बात हुई, रिजर्वेशन की बात हुई, फंडामेंटल राइट में ऐड करेंगे, ये कहानी। उसमें क्या है, एक और पन्ना जोड़ दिया ऐसे करके। ये है फर्क होता है आपका रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। लिख लेना इसको, अनरिटन यूके का है, इंडिया का रिटन है। ओके, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये पीछे का पेज खोलो रे, ये टेबल खोलो फटाक से। वेरियस सोर्सेस, दिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दिख रहा है रे, लिख लो कुछ इसके बारे में, लिखो फटाक से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या क्या लिया हमने इससे? क्या क्या लिया? स्ट्रक्चरल पार्ट लिया। गवर्नमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होगा उस टाइप का पार्ट लिया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा पार्ट लिया। फॉर एग्जांपल, ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्या लिया इससे? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस, अरे गवर्नर नहीं होते, जैसे आर के माथुर कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के हैं? जम्मू वो तो मातर का पता कौन, कहाँ के हैं? मेरे को नहीं पता। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। आरिफ अलवी कहाँ के हैं? अलवी तो वो है बाहर, क्या आरिफ अलवी कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ, पता नहीं भैया, कौन है आरिफ अलवी? पता नहीं है। श्रीलंका में मालदीव, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव पे तो नहीं है ना, श्रीलंका को। पाकिस्तान। वैसे बोला ना तो प्राइम मिनिस्टर नेवरी प्रेसिडेंट, तो लिख लो पीएम कि अलवी साहब मौलिया। फेडरल स्कीम, इसी से हाँ। इमरजेंसी प्रोविजंस, वो जर्मनी से नहीं ले, किससे? जापान, जर्मनी, बताएंगे उसके बारे में। इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिया है हमने। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट कैसे कट्स होंगे, ठीक है, इनसे लिया। इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, इमरजेंसी तो अगर बोला जाए इमरजेंसी किससे लिए तो 1935। अगर बोलेगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी किससे लिया गया? जर्मनी, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अगला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे क्या लिया? रूल ऑफ लॉ, क्या लिया? रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, सबकी एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप, एंड मेजर पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी पॉलिटिकल पार्ट है वो किससे लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है भाई। यूएस से क्या लिया भाई? बाइकैमरलिज्म, पॉलिटिकल पार्ट सब इससे ही। लिख लो इसको भी। किससे आया था बाइकैमरलिज्म? किस एक्ट में आया था? किस एक्ट में आया था? हाँ, अरे याद आ रहा हूँ, 1883 वाले में। 1883 में तो कोई एक्ट ही नहीं आया था। 1880s वाले में 1883 में कोई एक्ट आया था? पता नहीं भैया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1990 उसमें बताओ क्या क्या आया था? लिख लिया ना? हाँ, वो अभी जो पढ़ा है उसका पूछ रहा हूँ। कल जो पढ़ाया था, अभी तो वो स्ट्रक्चर बताया आपने, स्ट्रक्चर अभी कल जो पढ़ाया था गवर्नमेंट ऑफ 1935, क्या क्या लिया था हमने? उसमें बेसिक स्ट्रक्चर मिला था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैसे 1919 में आया था। अब 1990 में आया। अरे वो ठीक है, 1935 में क्या क्या आया? यही मतलब बेसिक गवर्नमेंट कैसे बनेगा, ये सब नहीं आया, ये सब था ना। पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ा।
बेल्ट कहाँ गई? फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और ये हाँ, एक तो ये आया, और क्या आया? आरबीआई और आरबीआई, वेरी गुड। और क्या आया? यूपीपीएस अरे वोट आया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन, ये सब आया था। यूपीएससी नहीं। बोल रहा हूँ 3 ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट, अब फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट आई ठीक है, फेडरल कोर्ट आई थी। और एक पावर दी गई थी गवर्नमेंट को लास्ट वाली लिस्ट के लिए, रिकॉर्डिंग लिस्ट। अच्छा वो लिस्ट आई थी 3 3 लिस्ट आई थी, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और किसको दी थी? फेडरल पावर गिवन टू गवर्नमेंट। वायस रॉय को दी थी रेस्पिरेटरी पावर्स। वही तो बोलना चाह रहा था मैं। और क्या आया था? मेन चीज भूल रहे हो जो पूछना चाह रहा हूँ। हायरार्की बोल दिया। फिर से हायरार्की आई थी। डायर की गई, किसकी गई और किसमें आई? स्टेट में गई और सेंटर में। वेरी गुड, वेरी गुड, बच गए। जिसमें एक मैं भूल गया। स्टेट में गई थी, सेंटर में आ गई थी। स्टेट में लगाई थी ना। डायर के मतलब क्या था? स्टेट को बोला कि तुम लोगों को हम ऐसा सब्जेक्ट देंगे जिसमें एक तो सीधा गवर्नर रूल करेगा और एक में पीएम साहब, मतलब जो आपके मिनिस्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो रूल करेंगे, ताकि तुमको ऐसा लगे कि हमारे ही बंदे हैं। इसलिए डायर का कॉन्सेप्ट था। कब आई थी? 35 गई थी, सेंटर में आई थी उस समय। अरे उसमें आई थी, क्राउन रूल में आई नहीं थी उसमें। आई किसमें थी डायर की? 1850 में। दूसरा एक्ट था वो। 19 में आई थी। पार्लियामेंट क्या क्लोज कुछ नहीं होता, ऑप्शन सारे मिलेंगे। हाँ भाई, तुम बताओ 1919 में और क्या क्या आया था? एक तो डायर की बोल गए और एक गलत बोला था, दोनों गलत बोलते, एक तो बाय कम्युनिज्म, दोनों आए। और क्या आया था? 1919 में आ रहा है। तो मना थोड़ी की है। कहाँ हो तुम? इसमें देख के बता रहे हैं। हाँ बताओ, 19 बताओ कम्युनलिज्म इलेक्टोरेट बढ़ाया गया था उनके किस किस के बीच में? सिख के एससी लिए। क्रिश्चियन हाँ बोलो, अब तो बोल दिया उसने क्या बोला? एंग्लो अरे बोलने नहीं बोल रहे तो बोल रहे तो हाँ हाँ, टू हाउस एक्ट, और कोई नहीं बोल रहा। बाय कम्युनलिज्म बोल, बाय कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म नहीं कैमलरिज्म। ना बोलो, ओके भैया हो गया और क्या रह गया? वो नहीं बताया तुमने किसको एक्सटेंड करा गया? एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, यूरोपियंस। कौन से क्रिश्चियन बे? सिख। इंडियन इंडियन क्रिश्चियंस। हाँ तो वही तो रह गए और कौन से? पाकिस्तानी क्रिश्चियन थोड़ी क्या उस टाइम पे थोड़ी थे। यूरोपियन क्रिश्चियन नहीं है? यूरोपियंस तो पूरे हो गए ना, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो। अबे क्रिश्चियन है यहाँ पे, इंडियन क्रिश्चियंस को मिलेगा बस, ताकि लोग कन्वर्ट हो सकें। हाँ बोलो, क्रिश्चियन आ गया तो क्रिश्चियन तो यूरोपियंस में, ब्रिटिश वाले भी क्रिश्चियंस हैं। हाँ तो उनको तो वैसे इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और सिख, सिख और मुस्लिम को तो था ही, वुमेन को बाद में मिला था। अफगानी इंडियन। मजाक चल रहा है, तुम्हें तो ऐसे मारूंगा, ऐसे मारो नहीं तो थे। खून निकाले। लकीर से। हाँ 15 सिख हो गए क्या? बड़े थे इस चौक। हाँ सिख हो गए, 4 थे। चार ही तो बोल तो दे चारों भैया। सिख, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस और ये क्रिश्चियन। वेरी गुड। इंडियन क्रिश्चियन बोला करो, तोड़ दूंगा। बोलने नहीं दे रहे कहाँ। और चलो बताओ, 35 वाला बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 डायरेक्ट की एक तो सेंटर सर्ट के स्टेट में आ गई थी। स्टेट सेट के सेंटर में आ गई थी। हाँ यही तो बोला, स्टेट सेट के सेंटर में आ गई थी। यही तो बोला ना मैंने शायद। ठीक है, आगे बोलो। अच्छा उसको क्या देख रहे हो बे? रेजिडेंशियल पावर्स दी गई थी वाइसरॉय को। किसको? और वाइसरॉय हाँ। और 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की थी। फेडरल कोर्ट भी मतलब उसके बनाने की बात हुई थी, आरबीआई बनाने की बात हुई थी। बस काफी है। और वो list काफी क्या है, हो गया था, एक्सटेंड नहीं करा। हाँ एक्सटेंड किया था। किसको? वुमेन, वर्कर्स, शेड्यूल एससी, शेड्यूल कास्ट। 1919 की 1-2 बातें रह गई, बताओ। भैया नहीं पढ़ा मैंने अभी। भैया फर्स्ट भैया, रूल ही पढ़ा था। सेंट्रल और स्टेट बजट आया था पहली बार। एक दो मारने इसके। क्या? सेंट्रल और स्टेट बजट आया था पहली ये बार। बोल फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था भैया किसमें? 1990। वेरी गुड। और देख इलेक्शन बाकी जो मिला के होता है वही। मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ट्रांसपोर्ट और रिजर्व। डायर की बताया तो 2 मिनट पहले। यूएस का लिखो, यूएस का, यूएस मैं बजट वाला तो कोई नहीं बोल रहा, बजट भी आ रहा सेंट्रल और मैंने बोला ना उसने। बजट सॉरी यार। लिखो, यूएस से क्या लिया हमने? ये नंबर कमान यूएस से लिया हमने फिलोसफिकल पार्ट। एक्चुअल में फिलोसफिकल पार्ट दो से लिया था हमने, जो कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी है, एक तो यूएस से, एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, दोनों से फिलोसफिकल पार्ट लिया था। यूएस से और क्या लिया था हमने? प्रेम्बल,
जो प्रेम्बल आपने अडॉप्ट किया किसको देख के किया है? यूएस को देख के। प्रेम्बल, भैया वो बताना प्रियम्बल क्या है? प्रेम्बल आएगा। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है प्रेम्बल का प्रॉपर। यूएसए में लिखना फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट। भैया वो नहीं बताया आपने, बोरोड है कि नहीं है? क्या अभी आया मैं यहाँ पे? अभी आया, अभी तो यहीं अटके हुए हैं हम। ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस देख के बनाते थे क्या? ऐसा ऑफिस ऊपर देख ऐसा ऑफिस क्रिएट करना है, पोस्ट क्रिएट करनी है वाइस प्रेसिडेंट की। काम क्या करेगा? ठीक है, उसका काम किस तरीके, जैसे वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट है हेड ऑफ सेनेट है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी हेड ऑफ राज्यसभा है। ऐसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, आयरिश आयरलैंड, क्या है कैपिटल आयरिश की? आयरिश की डबलिन है। लिखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिया हमने इससे? फिलोसफिकल पार्ट लिया है, दो से लिया था हमने, यूएस एंड आयरिश से। फिलोसफिकल पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, ये यहां से लिए हैं। कोई नहीं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस ये दो ही चीजें। हाँ कैनेडियन। मार्क करा देते, यही सही था लिखा। कैनेडियन बुक खोलो, बुक लाए हो तो? क्यों बुक का है भाई? इतना मोटा करेगा उसको, एक बुक में डाल लिया करो। एटलस बोलिए आपने, रोज लाने का एटलस लाता हूं। अभी क्या सब्जेक्ट चल रहा है? अभी तो भैया तो ये तो वैसे भी यहाँ पे मार्क अभी तोड़ दूंगा मैं तुमको। है ना, ये बुक है घर में? हाँ भैया, मैं पिछली क्लास तो में कल लाने हैं, अब से लाने हैं डेली। भैया खुलते हैं नहीं फालतू में। खुलती नहीं है, अभी खुलवाते हैं। वो तो अभी कभी कभी मार्क करना होता है, वैसे तो वहां जाके फिर लानी है बुक, हम भी तो देखे कितनी भरी हुई है। ठीक है, कल रात आज 12 गरीब के लेके जाएंगे। बुक लाने का। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन में लिखो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया? कंकरेंट लिस्ट ली थी एंड जॉइंट सिटिंग, कंकरेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग। जर्मनी से क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ एफआर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ एफआर्स, फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, सोवियत में यानी रशिया वाले से क्या लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी होनी चाहिए आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस। जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट हमने यहां से लिए। जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सबका इंसाफ होना चाहिए। आंखों में पट्टी कर, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जस्टिस। क्या आंखों में पट्टी। अब कोर्ट है वो, सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक वाला आइडिया ले इन सब ने, आइडिया ऑफ रिपब्लिक एंड लिबर्टी। लिबर्टी भी हमने यहीं से ली। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? अमेंडमेंट कैसे करेंगे? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, क्या भैया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, ठीक है, अब बोलो। इतना तो ले लिया, साफ साफ लिखवा भी दिया, इंपॉर्टेंट है, फिर भी कहते हो बोरोड नहीं है। हाँ भाई बोलो, क्या भैया? ये क्या लिखा है? जब ये नहीं लिखा है। हुआ क्या, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोगों ने आर्ग्यू करा कि भाई बोरोड है। तो जो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने बोला जो भी ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है उसकी ना समझ कहती है वो, ना समझ, उसे समझ नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है क्या। क्यों भाई? बोला एक बात, और नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात, जैसे एयर है, अब यूएस थोड़ी कि हमारी एयर है, राइट? एयर तो सबकी है, समझ आ रही है? पानी है, पानी का कलर ब्लू होता है, अब यूएस हमने दिया ये कलर ब्लू। तो जो आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो पहले ही सेटल्ड हो चुके थे कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, वो सेटल्ड है। अब उसके लिए लिबर्टी मतलब आजादी, इसके लिए कोई वो थोड़ी हो जाएगी, मतलब कैद।
तो जो आइडियाज से कॉन्स्टिट्यूशन के वो पहले ही सेटल्ड हो चुके थे, सबके मॉरल्स पहले ही सेटल्ड है। अब फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पे अगर अगेंस्ट वो करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, यूएस में थोड़ी अलग हो जाएगा, थोड़ी वहां पे भी तो बोलते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, यहाँ पे बस एरिया अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग ड्रॉन पहले ही सेटल हो चुके थे। अभी जो हमने क्या करा, बस हमने उनको अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। हमने डायरेक्ट कॉपी नहीं करी है, हमने वो आइडियल्स पढ़े, देखे, इंस्पायर हुए और उनको अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट करके लिख दिया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला बोरो। बोरो को अगर हम डेफिनेशन में डालें, बोरो होता है कि जो चीज मैंने ली उसको लौटाऊंगा, है ना। जो आप बोरो करते हो क्या करते हो, लौटाते हो वापस, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ है भी नहीं, लौटाना थोड़ी हमें किसी को। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट बोरोड, दिस समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन सेटल्ड एंड वी आर डूइंग इट फॉर आवर नीड्स। हमारे जो एरिया की जैसे कंडीशंस है उसके हिसाब से हमने उसके ऊपर काम किया, ये कहानी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ठीक है, मॉडिफाइड बोरोड नहीं है। क्यों नहीं है? दो कारणों से नहीं है। एक तो लौटाएंगे नहीं, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये आइडियल्स पहले ही सेटल्ड हो चुके हैं, किसी कंट्री का हक नहीं है इन पे, कोई पेटेंट राइट नहीं है किसी का, कोई प्लेगरिज्म नहीं है। हमने किसी का कॉपी, लाइक जैसे बोला कि ये तो ये थोड़ी है कि हमने लाइक जो मारुति सुजुकी उसका डिजाइन कॉपी कर लिया, नो, ये तो सबका है। कार तो सभी बना रहे हैं, कार 4 पहिए की, सिंपल सी बात है ना। तो पेटेंट राइट नहीं किसी का। तो ये कहानी है, ये जो क्रिटिसिज्म का ऐसे बोला, साफ साफ बोला कि जो भी बोल रहा है उसको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसको वो ना समझ है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये द ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, समझ आया। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई? ये वर्ड रिलेट होता है अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट कैसे होता है? देखो यार, कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? नवंबर 26 डे ऑफ नवंबर। मैंने क्या पूछा वो बताओ ना। ये क्या नवंबर वाली डेट या 26 जनवरी वाली डेट? 26 नवंबर 1949। सिंपल, राइट। इस टाइम बना था कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या है? प्रेजेंट डे 2022, जो उस टाइम था वो अब नहीं है, राइट। तो क्या है, विद टाइम हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने पड़ते हैं। नए क्राइम आए, साइबर क्राइम आया, उसके लिए लॉ बनाने पड़े। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, उस टाइम थोड़ी था, वो एक्ट बनाना पड़ा, राइट। नए नए अमेंडमेंट करने पड़े। जैसे पहले 21 साल थी, अब 18 साल कर दिया एज। तो नए नए लॉ बनाने पड़े। तो बेसिकली क्या करा हमने, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। हमने क्या करा, उसमें अमेंड किया, चेंजेस लाए। जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब नहीं, अब वो नॉर्मल लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार किसी प्रॉपर्टी ले लेगी, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता बंदा, ठीक है, क्योंकि वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, ठीक है भाई। तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, देखो रिजिडिटी मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना कठोर है कि भाई आप उसको इजीली अमेंड नहीं कर सकते, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यानी कि आज पीएम साहब का मना है और उन्होंने बोला चलो हमारी मेजोरिटी हम अमेंड कर देंगे, नो, ऐसे नहीं होगा। देयर आर सम मेजोरिटीज, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी 2-3 टाइप की हैं। आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल है, सोचो यार, बहुत बड़ी बात है, खुद में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। जब जीएसटी पास होता, कैसे पास होता है? एनीबॉडी कॉल करना, जीएसटी कौन किसका टॉपिक है? कैसे हुआ था, कैसे आया था जीएसटी? अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? 101st अमेंडमेंट। 101st अमेंडमेंट एक्ट। कैसे हुआ था? पार्लियामेंट ने पास किया 2/3 मेजोरिटी विद 50% ऑफ द मेजोरिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे स्टेट्स में से हाफ ऑफ द स्टेट्स ने साइन करके दिया था, हाँ हम एग्री करते हैं जीएसटी लाया जाए हमारे देश में। स्पेशल मेजोरिटी भाई, आधे स्टेट ने भी साइन करा है। करवाऊंगा मेजोरिटी के बारे में, सब कुछ लिखवाऊंगा बाद में। तो ये है रिजिडिटी का मतलब कि इजी नहीं है। क्या? इतना भी इजी नहीं है कि रातों रात चाह और चेंज कर दिया। अगर चेंज कर दिक्कत नहीं हो जाएगी? जिसकी सरकार हुई तो पता नहीं क्या कर दे, बोले आज से डिक्टेटरशिप लागू होती है, आज से कोई डेमोक्रेसी खत्म, लॉ बन गया। भैया एक चीज है, जो नोटबंदी हुई थी वो इसी के अंदर आती है। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो अमेंडमेंट नहीं है, सरकार का ऑर्डर है। आया तो था भी वो डिसीजन, करेक्ट ऑर्डर है वो एक एक्ट, आरबीआई एक्ट के अंदर पावर है, लाइक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। तो सरकार उनको ऑर्डर देगी, वो करेंगे काम, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करा उसके अंदर कि भाई नोटबंदी करो तो चलो ये काट दो, 500 गए नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये है, इसमें सारे के सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो इसमें बदलाव आएगा, ठीक है, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लॉज अलग होते हैं, ठीक है, लॉज आर ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है, लेकिन ये जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, ये ज्यादा भारी भरकम है। क्यों? ये एक प्रॉपर तरीके लिखे हुए हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाए, यहीं से पावर आ रही है। आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाए, कौन दे रहा है? ये दे रहा है। आपकी जो पावर है पीएम मोदी, जो पीएम साहब है, जो पीएम के पास इतनी बड़ी पावर है, कुछ भी कर सकते, कौन दे रहा है? ये दे रहा है। डिफाइंड है सब कुछ। 5 साल के लिए रहेगा, कौन दे रहा है? ये सब दे रहे हैं। 18 साल वोटिंग, कौन दे रहा है? ये दे रहे हैं। सब कुछ इसी में है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, क्या एज होगी, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। सो ये है अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, आइदर इट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबका सोर्स ये है। इस सोर्स के तहत वो लॉज बनाते हैं अलग अलग। जैसे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो उस लॉ को चलो आज से सुन ही लो पहले हल्की सी बात। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी टू ऑल द पीपल, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबकी पावर्स लिखित में है। अब सुप्रीम कोर्ट बोले आज हम पीएम साहब को हटाते हैं, भाई कौन पावर दे रहा है तुमको? राइट, बोलना किस हक से? तो हक आएगा एट द एंड यहां से। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ये सारी की सारी जो लिस्ट है ना, देखी नहीं अभी 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड फेडरल लिस्ट, सब लिखित है, सब कुछ लिखित है। ऐसे तो कल को आपका स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी आज से पुलिस की वर्दी ये चेंज हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले आज से यूपी पुलिस की वर्दी चेंज, ऐसे कर ही नहीं सकती हो। करेगी तो सारे स्टेट पुलिस के लिए करेगी, एक स्टेट नहीं कर सकती, वो भी कब? स्पेशल मेजोरिटी के साथ। कि पुलिस तो भैया स्टेट का सब्जेक्ट है, वो कुछ भी करे अपने लिए। तो सबकी पावर्स डिफाइंड है, सबकी। कौन करता है पावर? ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो 395 आर्टिकल्स हैं, जो अभी और भी ज्यादा हो गए हैं, अराउंड 400 को पहुंच गए हैं, तो सब इसमें पावर देता है सबको। एससीज को सेफगार्ड देता है, फंडामेंटल राइट, आप बाहर जा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, ये सब यहां पे। तो सबसे बड़ा अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इज कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया इसको? हमने बनाया, पीपल, हमने दिए पावर, राइट। तो अल्टीमेट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत आप लॉज बनाते हैं, ठीक है। लॉज बनाए जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, चोरी करना पाप है, सजा होगी, ठीक है। ये रेप लॉज जो भी हैं, सारे के सारे जो लॉज बन रहे हैं वो इसके तहत बन रहे हैं। तो ये लॉ बनते हैं, इन्हें एक अलग बुक में रखा जाता है, उसे कहते हैं स्टैट्यूट बुक। क्या कहते हैं? STATUT, स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, ठीक है। अलग लॉ बुक में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलग है, नॉर्मल लॉ अलग है, ठीक है। देयर कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, देयर नॉर्मल लॉज। अरे ये बात कहानी समझ में? तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी खतरनाक पावर है। इनको बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना पड़ेगा। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ चेंज आया, बोला नॉइज पॉल्यूशन भी ऐड कर दो इसमें, एयर एक्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला गया था, बस इस एक्ट में जाके चेंज कर दिया था उन्होंने। समझ आ गई? इस बुक में जाके बदली कर दी, अमेंडमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग चीज है, समझाया? अरे ये बात समझ में? तो ये कहानी है। तो रिजिडिटी बात समझे? रिजिडिटी मतलब ये है भाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में दिक्कत तो आएगी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3। कितने मेंबर्स हैं? 540 लोकसभा में और आपके राज्यसभा में 245। इनका 2/3 चाहिए पास करवाने के लिए। नॉर्मल लॉ पास करवाने के लिए 50% चाहिए होता है, बस वही मेजोरिटी। इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3। और कोई अलग केस होता है, ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट है, तो वही 50% ऑफ द स्टेट रेटिफाई करेंगे अलग अलग से, वो लॉ हर स्टेट में जाएगा। और जब तक 50%, 28 में से 14 स्टेट रेटिफाई नहीं करते, तब तक लॉ पास नहीं हो, जीएसटी नहीं लगता। समझ आ रही है? तो ये सिस्टम होता है कि भाई रिजिड का मतलब ये है। रिजिड मतलब समझाया? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों है? कि उसको अमेंड करने का पावर रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है, इजी भी है। कुछ ऐसे भी लॉज हैं, कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं जो इजीली अमेंड हो जाते हैं, जिनमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते। 368 में तो भैया स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। समझ आ रही इतनी सी कहानी?
लेकिन कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी हैं जो इजीली अमेंड किए जा सकते हैं। 50% ऑफ मेजोरिटी बस कर दिया, हो गया, अमेंड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स, उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया, ओडिशा का ओडिशा कर दिया, ठीक है, मद्रास का तमिलनाडु कर दिया, स्टेट तोड़ दिया। पार्लियामेंट यानी किसकी मेजोरिटी है अभी? बीजेपी की। वैसे व्हाट इज पार्लियामेंट, ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहे, आज पार्लियामेंट के लोगों के मन में आया हमें गोवा पसंद नहीं आ रहा, गोवा को गायब कर दो, गायब कर देंगे। गोवा कल के नक्शे में नहीं रहेगा, किसके पास? मतलब मास्टर में मिला दो, रातों रात किसमें मिला दूं? कहीं भी मिला दो। बोला गोवा मतलब हरियाणा, बोला हरियाणा, हरियाणा का आधा पार्ट वहां, आधा पार्ट यहाँ। रातों रात बदल सकते हैं लोग। 50% मेजोरिटी चाहिए बस, अगले पार्लियामेंट बैठेंगे, पास कर देंगे। जम्मू कश्मीर क्या हुआ था? कोई अमेंडमेंट थोड़ी हुआ, लाइक समझ रहे हो, अमेंडमेंट इजी वाला हुआ था, कोई ऐसे ऐसे वही वाली मेजोरिटी नहीं चाहिए। 3 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो सिस्टम हुआ था, दैट वी ब्रेक द जम्मू एंड कश्मीर 2 UTs, 370 हटाया, ऑर्डर से, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो तो अलग चीज है। लेकिन JNK को 2 UT में बांटा, किस अमेंडमेंट से? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी 2 पार्ट में तोड़ दिया, UT बना दिया। बोला यूपी हमें अच्छा लग रहा है, इसको UT बनाएंगे, रातों रात UT बना दिया, गए CM साहब। समझ आ रही है? तो पार्लियामेंट कभी भी चाहे स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट की बाउंड्री बदलना है, स्टेट ही बदलना, तोड़ देना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, तोड़ देना झारखंड, कैसा है पंजाब, कहां गए तुम? राजस्थान से भैया, बच गए, वो तुम्हें पता भी नहीं वैसे। राजस्थान में। तुम कहां गए हो? हरियाणा, कैसा है हरियाणा? पंजाब से। पंजाब से आया, तो रातों रात हो गया मामला। आज कितने स्टेट हैं? 28 भैया। तुमने पहले 14 बोला था, तो कैसे कैसे 15 स्टेट कौन सा बना था? 16वां, 17वां, 18वां? शायद नॉर्थ ईस्ट के बने हुए हैं। हरियाणा कौन सा स्टेट है? कौन सा नंबर का स्टेट है? 1 नंबर भैया हैं? कौन सा नंबर का स्टेट है? कहाँ गए तुम? यूपी। 14 स्टेट, 14 स्टेट के नाम बताओ। चलो चलो अभी बात करते हैं उसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। तुम्हारा तो अभी तोड़ता हूँ तुमको। अच्छा भैया सुनो तो, हाँ तो अभी आपने बताया कि पीएम को भी हम रातों रात, आपने बताया पीएम के भी ऊपर किसी की सुपीरियर पावर होती है। जैसे कि समझा नहीं, क्वेश्चन क्या पूछना तो ये बताओ। आपने बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पीएम को भी हटा सकता अबे एग्जाम्पल दिया है मैंने, है। अच्छा ठीक है, कि पावर्स, मतलब एग्जाम्पल देगी, पावर सबकी डिफाइंड है, पीएम के ऊपर किसकी होती है? किसी की नहीं है। नहीं है। चेक एंड बैलेंस है। देखो मान लो पीएम ने ऐसा काम किया, पीएम ने ऐसा काम किया, बोला आज से क्या करेंगे, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ठीक है, आज से लागू होता है। समझ आ रही है? तो ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं कर सकता भाई। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, समझाया? तो इसको सुप्रीम कोर्ट रातों रात खारिज कर देगी कि मजाक थोड़ी चल रहा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15, ये वाली वीडियो में लिख देना साइड में। आर्टिकल 15, अबे देखा है ना तुमने? आर्टिकल 15 मूवी देखी है आयुष्मान खुराना की? हाँ मैं देखा था। डिस्क्रिमिनेशन वाले अलग मैंने भी देखा है। नहीं कर सकता भाई, कुछ भी थोड़ी कर देगा, बताना चाह रहा हूँ यही चीज। हाँ वो ठीक है, सबकी पावर डिफाइन, कोई मनमानी नहीं कर सकता, किसी की मनमानी नहीं चली। बोला आज से राइट टू लाइफ कर, कोई भी जीने का अधिकार नहीं है, पकड़ के मारना शुरू कर सबको, डिफाइंड नहीं है। बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इट इज नॉट कंफॉर्मिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको डिवैलिड कर दे। करा भी है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बहुत सारे केसेस में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी करी है, उन लॉ को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, नल एंड वॉइड, जीरो। अभी लोगों ने वो अर्जी डाली थी इसके डीमोनेटाइजेशन के लिए कि सही था गलत था, अगर गलत बोलते तो 500 नोट फिर से एग्री हो जाते, ठीक है, गलत बोल दिया उन्होंने, बोला नहीं सही है, एकदम सही करा उन्होंने, एकदम बढ़िया करा था, ठीक है। जैसे कोई लॉ बन गया, पास भी हो गया, हाँ। किसी ने साइन भी कर दिया, यस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मन से करता है, फिर कोई कहता है तो करना पड़ता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म मर्जी से करता है। जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा वो मर्जी से भी कर सकता है, और जो पीएल डालेगा वो उससे भी कर सकता है, डिपेंड्स, दोनों ही केस में कर सकता है। पीएल रिजेक्ट नहीं कर सकता वो।
पीए बिल्कुल कर सकता है, अगर उसको लगे मजाक है, अपना फेमस होने के लिए आया है ये बंदा। अब ऐसे वो सारे बच्चे चले आएंगे, भाई भाई दिक्कत है इस लॉ से भी। तो जहाँ पे दिक्कत होगी उसी को एक्सेप्ट करता है वो, जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई ठीक ठाक बातें बोल रहा है, वरना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये कहानी, तो ये कहानी सो मोटो भी ले लेता है, अपने आप से भी ले लेता है, और PIL फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस हमारा कॉन्सेप्ट फेडरल है। फेडरल सिस्टम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। स्टेट के पास कितनी पावर है, सेंटर के पास कितनी पावर है, जब ये सब लिखा होगा अलग अलग, कोई भी किसी के पावर में नहीं घुसेगा। CM साहब का काम अलग है, PM साहब का काम अलग है, तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आ रही है? जैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट का काम मैंने बताया डिफाइंड है, पुलिस वगैरह, राइट। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अलग है, डिफेंस, कम्युनिकेशन, याद है ना। ये जो आपके डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, कौन डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पावर्स डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर बोलते दो, सेंट्रल स्टेट, तीसरा हमारे पास 3 भी है, पंचायती राज। तो डिफाइंड है इसे, बिल्कुल हमारे पास यूनिक है 3। वी हैव 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड, अभी लिखा है ना, ये देखो लिखा है इसमें, मैंने लिखवाया 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ इंडिया में है पंचायती राज, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कितनी बड़ी बात है यार। फिर 4 नहीं हो जाएगा सिस्टम? कैसे? मतलब सिटी में अलग होता है, सिटी में पंचायती राज ही तो है, म्युनिसिपैलिटी वाला पंचायती राज तो बोलेंगे उसको। वो सिटी के नाम अलग। ग्राउंड लेवल पे, विलेज में सरपंच या प्रधान ये सब हो जाएंगे। आपके टाउन एरिया, ट्रांस एरिया, अर्बन रूरल, यस, लोकल अर्बन, ठीक है, रूरल दिस वन, अर्बन रूरल, सरपंच के इलेक्शन होते हैं वैसे ही है। ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फीचर है, सबकी लिस्ट डिफाइंड है। बेसिकली अभी सेंटर और स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। सबकी लिस्ट डिफाइंड है। पहली बात समझ आई, हम लोग फेडरल भी हैं। यूनिटरी बाइस क्या है? पहली बात तो ज्यादा पावर्स हमारे सेंटर के पास है। लिस्ट देखेंगे, ज्यादा पावर्स सेंटर के पास, सेंट्रल लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट में 50 ऐसे करके रही, और सेंटर में 90 के आसपास, राइट। और जो रेसिडुअरी पावर है वो भी सेंटर के पास है। कॉन्करेंट पावर, उसमें ज्यादा सब्जेक्ट है, यानी कि इस पे आपका दबदबा किसका? सेंटर का होगा। और क्या है? इमरजेंसी जब आती है, एज पर आर्टिकल 352, 356, 365 एंड 360, इसके अंडर एक ही, बस एक ऑर्डर से पूरा हमारा सिस्टम यूनिटरी बन जाता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, फिर सेंटर कुछ भी कर सकता है स्टेट के साथ, कुछ भी, एनीथिंग। जब भी किसी देश में, जब भी किसी प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, वहां पे सेंटर कुछ भी कर देगा। प्रेसिडेंट रूल लगते हैं बहुत बार, ठीक है। तो वहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं करना होता, नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। बस बोला इमरजेंसी लगी, नाउ दिस स्टेट इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी बायस भी है, समझाया? ऐसा कहीं नहीं है ऐसा प्रोविजन कि एक बार फटाक से ले लिया ऐसे करके, हमारे पास है, दोनों है, मिक्सचर है। तो वी हैव फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। समझा इतनी सी बात? यूनिटरी मतलब, यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल समझाया, अलग अलग डिफाइंड है। यूनिटरी मतलब क्या होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, और अगर मान लो कभी स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ड्राइव करेंगी, ठीक है। जैसे यूके, वो यूनिटरी है। चाइना यूनिटरी है, टोटल यूनिटरी, ठीक है। अगर होगी स्टेट गवर्नमेंट मान लो, तो वो पावर किससे ड्राइव करेंगी? सेंटर से। हम लोग ऐसे भी नहीं है प्रॉपर, राइट। वो तो सारी पावर किसके अकाउंट ड्राइव कर रहा है, चाहे स्टेट हो चाहे फेडरल है, बट इमरजेंसी के दौरान हम यूनिटरी बन जाते हैं। समझा रहे कहानी? यूनिटरी समझाया, इसको और भी आगे डील करेंगे और भी अच्छी तरह। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो यार, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ओए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? मैंने बताया 3 टाइप की गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये मान लो जैसे पार्लियामेंट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट मान लो, और ये मान लो प्रेसिडेंट साहब, है ना, हेड ऑफ द, एट द एंड कौन है? आपका एग्जीक्यूटिव हेड। सारे ना काम किसके नाम से हो रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब के नाम से हो रहे हैं। तो ये जो होता है, और पीएम मानो चलो इसको अभी के लिए, एग्जीक्यूटिव का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? आपका पीएम। तो ये जो 3 पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड दिस वन जुडिशरी, इनके बीच में जब रिलेशन होता है अलग अलग, उसके बेसिस पे 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। जैसे कि द रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जब इन्हीं के बेसिस पे मेनली,
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जब रिलेशन होगा, क्या होगा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, बेस्ड ऑन दिस रिलेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. कौन सी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म. पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. आपके पीएम मोदी पार्लियामेंट में बैठते नहीं बैठते? बैठते. अमित शाह जी बैठते नहीं बैठते? देयर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर है और लॉ भी बनाते हैं और सरकार भी चलाते हैं. राइट? तो दे आर पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर. और मेन काम क्या होता है इनका? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट. जो भी एक्शन लेंगे, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन, चाहे कोई भी, कैसा भी उन्होंने लॉ लाया, कुछ भी लाया, कोई भी ऑर्डर पास किया, बोला आज से सब लोग हेलमेट पहनेंगे, तो आज से वॉर शुरू है, लगी बड़ी लड़ाई एकदम, तो जो भी वो एक्शन लेंगे उनको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि हमने एक्शन लिया है, क्यों लिया है, जवाबदेही देनी पड़ेगी. दे आर इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का. दे हैव टू बी आंसरेबल अगेंस्ट द लेजिस्लेचर ऑफ दैट एरिया. आंसरेबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे आप कोई घर से बाहर जाते हो, कोई भी काम करके आते हो, आप घर में बताते हो, हिसाब बताते हो बेसिकली. राइट? इतने रुपए लगे, इतने वहां का था, बताओ, टिकट संभाल के रख रखिए. ठीक है? तो कभी कभी बिल दिखाते हो, कभी कभी कुछ दिखाते हो, काइंड ऑफ दैट थिंग. तो ये सब चीजें होती हैं. तो जब हिसाब किताब बताता है एग्जीक्यूटिव, अरे किरणदीप, लेजिस्लेचर को, उसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहेंगे. समझा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल, ये कहां पे होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है. क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दूसरी कौन सी होती है? प्रेसिडेंशियल. जैसे यूएस का एग्जांपल लेते हैं, वहां का प्रेसिडेंट कुछ भी करेगा ये बाध्य नहीं है बताने के लिए. वहां पे कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर. क्या? सेपरेशन ऑफ पावर. और यहां पे पार्लियामेंट के कॉपरेशन, कॉपरेट करे ना लेजिस्लेटिव और वो दोनों आपस में. और वहां पे क्या? सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन कि भाई मेरा मामला अलग है. जैसे ट्रंप जब थे यूएस के प्रेसिडेंट, बोला हम क्लाइमेट चेंज से बाहर आते हैं. क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस है, याद है? साइन करा जो पेरिस क्लाइमेट डील, बाहर आ गए, बाध्य नहीं है. प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन लेगा लेजिस्लेचर में बाध्य नहीं है. याद रखना इस बात को. ना वो वहां का मेंबर है, वहां का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है. हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां का बंदा नहीं है. ही इज नॉट अ एमपी ऑफ कांग्रेस, बट आर पीएम इज एमपी ऑफ दैट वन. जैसे यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां का पीएम भी पार्लियामेंट का मेंबर है. समझ आ रही है कहानी? तो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो क्या वो पार्लियामेंट जाता नहीं होगा, उससे क्वेश्चन नहीं करते होंगे? बिल्कुल है ही नहीं वो मेंबर. एक्शन लिया तो बाकी एमपी तो जाते होंगे ना, बाकी एमपीज जो वो तो जाते होंगे पार्लियामेंट में. वहां पे डिवीजन ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट है. वहां पे लेजिस्लेचर अपना अलग, लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना अलग है ना, डिफरेंस है. वो कुछ कहते हैं ध्यान से सुनो. एक है लॉ बनाना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, ठीक है, लॉ बनाया. एक है आपने क्या करा, आपने ऑर्डर पास किया, आज से डिमोनेटाइजेशन खत्म. समझ आ रही है? तो ऑर्डर अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो अलग है, लॉ अलग है. उसने ऑर्डर पास किया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्डर पास किया आपके प्रेसिडेंट ने, आज से 370 आर्टिकल हटाता हूं मैं जेएंडके में, ये ऑर्डर है. समझाई? लॉ की तरह नहीं आया नहीं. नो, ऑर्डर है. ऑर्डर अगर इंडिया में था तो बताना पड़ा इनको कि हमने क्यों करा ऐसा. वहां का नहीं बताता. समझ आ रही है? कोई भी बाहर डील करेगा वो उसको उसके ऊपर बाध्य नहीं है. कोई भी उसको उंगली नहीं पैसे पकड़े कि भाई बता क्यों करा, वॉर डिक्लेयर कर दिया क्यों करा, कोई नहीं पूछेगा उससे. नोबडी कैन क्वेश्चन. किसी को मतलब लेजिस्लेचर को जवाब नहीं देना. मीडिया तो हल्का फुल्का, मीडिया में तो बोलेंगे हाँ मैंने बाहर हो गया ये सब. ठीक है? स्टेटिव में सिर्फ एमएलएज होते हैं ना, और बताते हैं, ध्यान से सुनो. दो लेजिस्लेचर जो ऑर्गन्स हैं, जो लॉ बनाने वाले, आपके जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाते हैं वो पार्लियामेंट होता है. पार्लियामेंट द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. उसमें एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा और देखो ये बताएंगे तुमको, पार्लियामेंट नॉर्मल देख लो अभी के लिए. जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट. इसके मेंबर्स कौन होते हैं? 3. एक तो प्रेसिडेंट इसका मेंबर होता है. यस, प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ, लाइक एमपी नहीं कहेंगे बट ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर. अगर बोले पार्लियामेंट किससे बना हुआ है, बोला 3 चीज से बना हुआ है. पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. तो ये है आपका पार्लियामेंट बेसिकली. क्यों ऐसा? जब तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो लॉ कैसे पास होगा?
सिंपल सी बात है। दैट्स अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हैं वर्ड का मीनिंग? अब क्या होता है, इसको हटा दो अभी के लिए। अब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है। आप लोकसभा के लिए वोटिंग करके आते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं करते, ठीक है। इन दोनों को एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसे एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। दोनों को, चाहे वो लोकसभा को चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है। ऐसे मिस्टर मोदी एमपी है, लोकसभा मेंबर है। पहले दोनों बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ आई। और डीप में गए, बोला ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा, समझ आई। ही इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, डीप में गए और भी। ऊपर से देखा तो दोनों एमपी हैं। स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। तो सारी, जैसे ये तो इंडिया का हो गया, अब यूपी में अलग स्टेट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है ना, यूपी में अलग, बिहार में अलग, ठीक है। जोधपुर मध्य बोल राजस्थान में अलग है ना। अबे हाँ तो बोलो। हाँ भैया। तो उससे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या बोलते हैं, असेंबलीज। वहां पे क्या होती है, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, वहां पे होती है विधानसभा एंड विधान परिषद, समझाया। विधानसभा एंड विधान परिषद है ना। तो वहां पे जो इनके मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, समझ आ रहा है। तो एमएलए स्टेट में होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चाहे वो दोनों का हो या एक का हो। किसी किसी में दोनों ऑर्गन होते हैं, किसी किसी में एक ऑर्गन। ये राज्यसभा वाला मामला नहीं होता, एक ही होता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट में एक ही है, ठीक है। तो ये कहानी है। एमएलए समझा, एमएलए क्या है। दिल्ली का जो बंदा लॉ बनाएगा एमएलए कहलाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अरविंद केजरीवाल इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पीएम मोदी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझाया कहानी। तो ये कहानी है। अगली कहानी क्या है, ये पढ़ाएंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। देखो क्या है, मैंने बताया एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तीनों की पावर डिफाइन कर रखी है उसने, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो, एग्जीक्यूटिव हो, और सब पे चेक एंड बैलेंस कर रखा है। देखो यार, नॉर्मल घर की बात करते हैं, जैसे मदर एंड फादर, देयर आर टू पिलर्स ऑफ, टू हेड्स ऑफ योर होम। अगर मम्मी कुछ गलती करती है, पापा उनको चेक एंड बैलेंस करते हैं। पापा कुछ गलती है, मम्मी एकदम घर उठा देती है। चेक एंड बैलेंस, सबकी पावर डिफाइंड है। अगर हाउस वाइफ है मदर, तो क्या करेंगी, घर को संभालेंगी। हस्बैंड अगर अर्निंग है, ब्रेड मेकिंग बंदा है, तो कमा के लाएगा, राइट। तो ये मामला है, दोनों अर्निंग है, दोनों फिर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। कोई एक दूसरे ऊपर है, नो बडी इज अबव, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स है। माँ का दर्जा अलग, बाप माँ नहीं बन सकता, माँ बाप नहीं बन सकती, सिंपल सी बात है। दोनों दर्जा अलग है, लेकिन दोनों के पास पावर डिफाइंड है, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। ऐसे ही ये तीनों जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जैसे अभी ये पूछा था हमने कि पार्लियामेंट किसी भी स्फीयर में लॉ बना सकता है, इंडिया के किसी भी स्फीयर में, जो कि सेंट्रल लिस्ट में होगा, जो कि कॉन्ग्रेस लिस्ट में होगा, है ना। कोई भी जुडिशरी कोई भी लॉ खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है बनाया हुआ पार्लियामेंट का, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होगा। पता लगा पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया जो स्टेट लिस्ट में था नॉर्मल टाइम्स में, तो खारिज कर देगी जुडिशरी। तो क्या है, देखो, पार्लियामेंट है सोवरेनिटी की, सोवरेन है, सबसे बड़ा है। सोवरेन मतलब कि उसके ऊपर कोई नहीं है। तो पार्लियामेंट से बड़ा कोई और लॉ बनाने वाला नहीं है। लेकिन जुडिशियल की सुप्रीमेसी से भी है अलग से, वो भी तो चेक कर सकती है। तो आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं। जज साहब ने कुछ ऐसा कर दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ कर दिया, इम्पीचमेंट हो जाएगा उनका, पार्लियामेंट करेगा। अपॉइंट कौन करता है जज को, एट द एंड प्रेसिडेंट साहब। तो चेक एंड बैलेंस है। इम्पीचमेंट में जज खुद आता है वहाँ पे, इम्पीचमेंट में बोलने आ सकता है, उसका मन है तो। पार्लियामेंट में आता है फिर जज, अगर उसका मन है बोल सकता है, उसके इंक्वायरी बैठेगी तो उसके ऊपर बात कर सकता है, ठीक है। वोटिंग हो रहा है तब वहाँ आता है वो। नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई प्रेजेंट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। बट जब इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, तो वो जवाब दे ही देता है कि भाई हाँ भाई ऐसा से बात है। लेकिन जब वोटिंग हो रही होगी, उसको सिटिंग नहीं करने दिया जाएगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे ऑर्डर पास नहीं करेगा। इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी होगा वो, सुप्रीम कोर्ट का जज की बात बता रहा हूँ अभी मैं, नहीं। हाँ वो तो है, ठीक है। वोटिंग होगी वो पार्लियामेंट में होगा या सुप्रीम कोर्ट में? वहाँ नेपाल आने की जरूरत नहीं है उसको। वोटिंग का होगी, वोटिंग पार्लियामेंट में होगी, पार्लियामेंट आज तक हुई नहीं है। एक बार ट्राई करा था, लेकिन वो लॉ खत्म हो गया था। आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ जज।
नो नन ऑफ द, क्योंकि भाई डिफाइंड है पावर, बताएंगे इसके बारे में भी अभी, क्योंकि जुडिशियल सुप्रीमेसी है यार। जुडिशरी को अगर ताकतवर नहीं बनाएंगे, उसके मेंबर्स को इतना ताकतवर नहीं बनाएंगे, हटाना मुश्किल हो जाए, तब तक वो अपना ठीक से काम कैसे कर पाएंगे। वरना कल को बोले हाँ भाई ये वाला लॉ पास होना चाहिए, ये वाला जजमेंट पास होना चाहिए, वरना आपको हटा देंगे हम, तो कैसे करेगा वो, राइट। पुलिस थोड़ी है, इस जुडिशरी, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उनका, इस तरीके से हटा सकते हैं उनको, ऑर्डर पास करके नहीं हटा सकते हैं। और उनके लिए भी मस्त हटाने का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उनको, ठीक है, तभी हटेंगे, बन ही नहीं पाई। आज से क्या रिकॉर्ड है, नो बडी इज इम्पीच्ड, लाइक नो सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सिटिंग थिंग। एक थे ना भैया, उन्होंने रिजाइन कर दिया था पहले ही। रिजाइन नहीं करा था, रिजाइन तो बहुतों ने किया है, एक पे केस चला था लेकिन वो पास ही नहीं हो पाया लॉ, उसको तो गिल्टी भी बोल दिया, हाँ ये गिल्टी है, इंक्वायरी बैठी, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी बैठी बीच में तो गिल्टी करार दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई नहीं पूरी हो पाई, वो मेजोरिटी नहीं बैठ पाई, वापस इन मजे लो। तो ये कहानी होती है। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी बनाई गई, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल, इंडिपेंडेंट मैंने बताया अलग ही स्फीयर है, इंटीग्रेटेड मतलब आप देखते होंगे सबसे छोटी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, लोअर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। जो बंदा ऐसे सेटिस्फाई नहीं, यहाँ गया, यहाँ से नहीं है वहां पे गया, एट द एंड ये है मामला। तो इंटीग्रेटेड है, एक सीढ़ी नुमार है, राइट। एफआर से आपके पास फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, सब है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, नहीं है, थक गए सुनने का। फंडामेंटल राइट होते हैं आपके मौलिक अधिकार, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप एक बार इंडिया में पैदा हुए, आपको इंडियन सिटीजनशिप मिली, यू आर टोटल एलिजिबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है। एक होता है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये किसके लिए? देखो क्या होता है, मान लो मनीष कल को सीएम बनता है दिल्ली का, तो मनीष क्या करेगा, मनीष को कैसा पता लगेगा कि क्या करना चाहिए मुझे दिल्ली के लिए? तो डीपीएसपीज होती हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, की स्टेट की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इन प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। तो ये भी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई आप इस तरीके से काम करना, कैसा काम करना, आप ऐसा काम करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट करना, आप हार्मोनी प्रमोट करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सब में एकदम हार्मोनी, ठीक है। और जैसे जो सिविल राइट्स हैं उसका एक ही लॉ बना देना, ठीक है, जैसे शादी वगैरह, हिंदू शादी वगैरह है, ओके। तो सिविल में जो आपके लॉज हैं, जैसे हिंदू कोड बिल है, ऐसे सबका एक ही लॉ, ये नहीं कि कोई ट्रिपल तलाक बोल के एकदम बस त्याग दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड करना है उनको, ठीक है। तो ये सब बोला। और क्या बोला, पंचायती राज को प्रमोट करना, स्कूल बनाना, सड़कें बनाना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना, अगर चाहे लड़का हो लड़की, अगर फौज ज्वाइन करे, अगर वो भी लेफ्टिनेंट वो भी, उसको भी बराबर तनख्वाह देना। पहले नहीं होता था ऐसा, अगर कोई लड़की अगर कोई काम करे तो लड़की को कम पैसे देते थे। या इसी पे आज न्यूज़ भी आ रही है ना, बिल्कुल, वो एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विस पर्सनल होना चाहिए, हाँ वही। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। एफडीज फंडामेंटल ड्यूटी 11 हैं डाली गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। अरे सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं थी, ये ऐड हुई 1975 में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इनको ऐड करा गया, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, कि जब इमरजेंसी हो रही थी सब लोग राइट चिल्ला रहे थे, तो बोला ड्यूटी भी होनी चाहिए। यू टेक केयर ऑफ ड्यूटीज, यू टेक केयर ऑफ योर ड्यूटीज, वी विल टेक केयर ऑफ योर राइट्स। समझा रही है? आप बस में बैठते हैं, बस का पर्दा ही फाड़ दिया, हल्का चेतना आपने उंगली कर करके हो गए, ठीक है। आप पार्क में गए, पार्क में क्या करके आए, सुधीर गया उम्मेद भवन, बोला मुस्कान, दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा है, और एक और तीर जोधा लिख के आया। ये सुधीर फिर गया, फंडामेंटल तो पढ़ी नहीं है, सुधीर गया कुतुब मीनार, वहां बोला यहाँ पे राजस्थान की छाप छोड़ के जाएंगे, ठीक है। वहां पे सुधीर ने राजस्थान की छाप छोड़ी,
बोला यहाँ पे बैठे हैं सुधीर विद मुस्कान, ठीक है। तो फंडामेंटल आप पब्लिक प्रॉपर्टी को वायलेंस कर रहे हैं, आप उसको वायलेट कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का आप उसको तोड़ रहे हैं, आप उसको जबरदस्ती घिस रहे हैं। अरे भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, संभाल के रखना है उसको। बेंच है, लड़ाई हो गई, लड़ते लड़ते बेंच तोड़ दी, स्कूल में होता है, पटक के मारा, कुर्सी टूट गई, नट निकाल लिए, हैं नट निकाल लिए, प्रकार वो जो होता है कंपास लिख दिया, भाई साहब यहाँ पे मैं बैठा करता था। कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है तो हम तो उसके अंदर फिर फंडामेंटल ड्यूटीज केस में उसमें उस पे केस भी कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में केस नहीं लगता है, बट ये आपकी ड्यूटी को फॉलो करनी चाहिए। इट इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है। लिख के आते हैं ना लोग, भाग जाते हैं। कुछ एक्ट्स बने हुए हैं मॉन्यूमेंट्स के लिए, प्रिवेंशन ऑफ लाइक दिस वन इंजरी टू द नेशनल मॉन्यूमेंट्स एक्ट, ये सब है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर नहीं फॉलो करोगे तो पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर उनको नहीं फॉलो करोगे उनको पकड़ के नहीं ले जाते, लिखते हैं ना लोग जबरदस्ती जाके, तोड़ रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं। अगर वो पकड़ में आते फंडामेंटल ड्यूटी के तहत नहीं आएंगे, वो फिर उसके जो मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसके अंडर पकड़े जाएंगे, समझ रही है। इट इज नॉट जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट में एक बात बताने वाला था, अगर आपकी राइट टू लाइफ कोई भी हनन करता है, आपके पास पावर है सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, सीधा, ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना कोई, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप कि भाई ये सरकारी अफसर ने मेरी राइट टू लाइफ लेने की कोशिश करी, बिना बात के गोली दिखा रहा था मुझे, ठीक है। तो ये वही कहानी है, गोली ऐसे थोड़ी दिखाएगा। ऐसे करके, ठीक है। तो ये कहानी है 9mm सेक्युलर स्टेट। डर भी ना लगे, सेक्युलर स्टेट क्या होता है? मर तो जाती है। अबे ओए, देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट, देयर आर, अबे ओए, टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। दो बारी तोड़ दूंगा। सेक्युलर स्टेट वो होता है जो कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, जैसे यूएसए, जैसे इंडिया, सेक्युलर स्टेट है। देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब क्या होता है? स्टेट अलग यानी कंट्री अलग और रिलीजन अलग। जैसे यूएसए, वहां पे रिलीजन के मामले में यूएसए का कंट्री दखल नहीं देगा, और यूएसए कंट्री यानी लॉस के मामले में रिलीजन दखल नहीं देगा। भैया हमारा कोई मतलब नहीं है आपके रिलीजन से, आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी है, इट हार्डली मैटर्स फिर विद आवर पॉलिसीज। इंडिया में क्या है? पॉजिटिव, हम दखल देंगे लेकिन इक्वली, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे इक्वली। जैसे सबरीमाला इशू हुआ था, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हुई थी, हमने इक्वली दखल दी कि भाई कुछ भी करेंगे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट इक्वली करेंगे और सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। सो ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, इंडिया कॉन्सेप्ट है। इंडिया में सिर्फ पॉजिटिव ही है। यस, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या है? इंडिया कोई रिलीजन नहीं है। कोई बोले इंडिया का रिलीजन क्या है? नो नो, नथिंग रिलीजन। इंडिया एज अ सेक्युलर, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है, इस्लामिक स्टेट है वो। इस्लाम उसका कंट्री का रिलीजन है, बताओ, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या कहानी है? सबको अधिकार है सरकार चुनने का। मैंने बताया जब इंडिया आजाद हुआ था सबकी उम्र क्या थी? 21 साल। लेकिन लिख लो, एज पर, अबे ओए वोट डालने के लिए वोट डालने वाली, इसने किया जी, एज पर क्रिएट कर लिखो, एज पर 61st अमेंडमेंट एक्ट, एज पर 61st अमेंडमेंट एक्ट, the voting age of a person reduced from voting age of a person reduced from 21 साल to 18 साल। 61st से करा भाई, 1986 भी है। 1988, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है। देखो यार, यूएस में डबल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, एक तो बंदा होगा यूएस का और एक होगा खुद के स्टेट का। हाँ भाई, ये टेक्सास का बंदा है, टेक्सास की सिटीजनशिप अलग, यूएस सिटीजनशिप अलग। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। चाहे लक्षद्वीप का बंदा हो, चाहे
तमिलनाडु का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे गुजरात का हो, सब इंडियन। एवरीवन इज कंसिडर्ड सिंगल सिटीजनशिप, क्यों? ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए। बट स्टिल वी जस्ट फेस द कम्युनल वायलेंसेस, स्टिल वी जस्ट फेस द कम्युनल वायलेंस। समझ आ रही है? ठीक है। गवर्नमेंट की यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ये मैं बताना भूल गया। कहाँ, कौन सा? ये 3 टाइप के स्टेट होते हैं। एक एथिस्टिक, जो कोई रिलीजन ही नहीं मानते, ठीक है, मतलब वो अगेंस्ट रिलीजन के, अगेंस्ट रिलीजन के अगेंस्ट कौन से? एथिस्टिक स्टेट्स। एक होते हैं थियोक्रेटिक, जो प्रो रिलीजन होते हैं, जैसे पाकिस्तान। अफगानिस्तान। एक होते हैं न्यूट्रल, यानी सेक्युलर, ना अगेंस्ट ना प्रो। ठीक है रे, आगे ही बताएंगे इसके बारे में।